75 सालों में शिक्षा और साहित्य का स्तर किस तरीके से देखते हैं और भविष्य की शिक्षा और साहित्य कैसी हो सकती है? गीता में तुम त्रिपिटक निकाय पढ़ते हो। जवाहरलाल के सामने खड़े होकर के राज्यसभा के सदस्य पंडित दिनकर कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर खड़े होकर के कहते हैं, चिल्ला करके कहते हैं, लाल किले से बोल करके कहते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समारोह में उपस्थित होते हैं और उन्हें सुनते हैं और वो कहते हैं कि गीता में तुम त्रिपिटक निकाय पढ़ते हो, तलवार गलाकर अब तकली गढ़ते हो, शीतल करते हो अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हो धर्म अजा का, हिमगिरी को अब आमूल डोलना होगा, हिमगिरी को अब आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन वो खोलना होगा, असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा, गरजो हिमाद्रि के श्रृंग तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, सामने राष्ट्र माता का भव्य चरण है, जीतेंगे हम ये समर हमारा प्रण है, जीतेंगे हम ये समर। साहित्य बराबर चेतना दे रहा है। जो उस युद्ध में जिसमें हम हार गए उसमें भी दिनकर का ये स्वभाव जो था उछल करके आया। उन्होंने कहा, और फिर देश के साहित्य ने तो यही कहा कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु आत्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। तो हम अपने अविरल मेधा बल से हर प्रश्न को हल करने के लिए प्रजातंत्र की यात्रा को सुव्यवस्थित बनाए हुए हैं, चल रहे हैं हम, और हम चल रहे हैं तो देख गए, देखते तो निराला बोलता है कि वह आता, ये प्रजातंत्र है। क्या प्रजातंत्र है? कि वह आता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, ये देश है और वो देश का नागरिक है। नागरिक है तो भिक्षुक है, भिक्षुक है तो स्थिति क्या है कि वह आता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकवाटी टेक, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वो मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने के हेतु को हैं फैलाए। ठहरो, फिर कवि कहता है, उसमें आत्महत्या आती है, उसमें प्राणवत्ता जागृत होती है, वो अपना अमृत उसमें घोलने की तमन्ना करता है। सूर्यकांत त्रिपाठी अपनी सूर्य की किरणों को उन बालकों में उस नई पीढ़ी में भरना चाहता है। उस नई पीढ़ी में भरने के लिए वो कहता है कि ठहरो, मैं कवि हूँ, मैं युग दृष्टा हूँ, युग रचता हूँ, तो ठहरो, मेरे हृदय में अमृत है, मैं तुम्हें सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे बन सको। वह कामना अभिमन्यु की करता, अभिमन्यु जैसे बन सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रजातंत्र को प्रतिवत्ति करता है। इलाहाबाद देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती, ये प्रजातंत्र जब से पैदा हुए न हमने एक घड़ी भी सुख को। कविता माफ नहीं करती, कभी माफ नहीं करता, साहित्य उद्घोष करता है। जब उद्घोष करता है तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत की भाषा को बोलता है। जब वो उसकी भाषा को बोलता है तब उसके सामने सारे के सारे तर्क वितर्क नष्ट हो जाते हैं। क्या कहता वो कि जब से पैदा हुए ना हमने एक घड़ी भी सुख को जाना, कितना कठिन पेट का खंदक भरने को दो दाने पाना, मुट्ठी भर लोगों ने लूट रखा है जग का सभी खजाना, किंतु आज व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आज बदलना हमें जमाना। ये कई बात आज बदलना व्यक्तिगत, मुट्ठी भर लोगों ने, कौन है अदानी, कौन है अंबानी, कौन है टाटा, कौन है बिरला, मुट्ठी भर लोगों ने लूट रखा है जग का सभी खजाना, आज व्यक्तिगत प्रश्न। और इन्हीं की सिफारिश जो सरकार करेगी, ये इन्हीं की सिफारिश, और जो आटा दाल तेल नमक तक पर जीएसटी लगाने की इच्छा रखते हो, इनको तो ललकारने के लिए पहले से हमारे पुरोधा साहित्य तैयार बैठा हुआ। कहता ना कि जब से पैदा हुए ना हमने एक घड़ी भी सुख को जाना,
सृष्टि के आरंभ से अब तक बहुत कुछ आंख रोई। वीरेंद्र मिश्र कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से अब तक बहुत कुछ आंख रोई, जिंदगी इंसान की एक पल कभी सुख से न सोई, बंध रहे हैं बांध नदियों पर समुंदर हंस रहा है, आज तक भी बंध न पाया आंसुओं का बांध कोई। जिस दिन आंसुओं का बांध बांधने में सरकार और प्रजातंत्र काबिज हो जाएगी, निस्संदेह उस रोज कविता आलोचनात्मक स्वरूप से लिखी जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि हर वीर किया करता है सम्मान कलम का, हर वीर किया करता है सम्मान कलम का, वीरों का सुयश गान ही अभिमान कलम का। तो वीरों की वीरता को लगाए ना। सुभद्रा कुमारी चौहान बोली ना कि हर बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी के पीछे क्या है? नारीत्व है। इस देश की जो वीरांगनाएं हैं, उन वीरांगनाओं ने भी राष्ट्र रक्षा में जो योगदान दिया है। इस प्रजातंत्र में आज भी बहुत सारी माता बहनें जो खड़े होकर के प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, और कविता तो बुलंद करती ही जे, वीरों का कैसा हो वसंत, गलबाहें हो या धनुष्मान। इस बात को आज क्या है, मुझे आज जब रण का निमंत्रण मिलता है, जब युद्ध का घोष मिलता है, तो कविता की अपनी एक अलग ही ध्वनि निकल करके आती है, और वो अलग ध्वनि निकल करके आती है तो वो संवेद स्वर में आती है, और वो कविता देश को जोड़ने की बात करती है कि एक सूरज से किरण तुमको मिली हमको मिली। हिंदू मुसलमान क्या होता है? एक सूरज से किरण तुमको मिली हमको मिली, एक माटी में खिलन तुमको मिली हमको मिली, नेक थे हमको तुमको राह बताने वाले, अंधेरी राह में चिराग जलाने वाले, राहें हो सकती दो मंजिल मुकाम एक ही है, उसको अल्लाह कहो या कि राम एक ही है, एक माटी से लगन हमको मिली तुमको मिली, एक सूरज से किरण तुमको मिली हम। यह अलगाव की भावनाओं को दूर करने में साहित्य काम आता है। रहीमन पानी राखिए, क्या कहता है? सच के बारे में किसी ने भी नहीं कहा, गालिब बोला, साहित्य में बोला, न कुछ था तो खुदा था, और न खुदा होता तो क्या होता। वेद वाक्य बोलता सर्वम खलविदम ब्रह्म, क्या बोलता है वो कि न कुछ था तो खुदा था, और न खुदा होता तो क्या होता, डुबाया मुझको होने में, न मैं होता तो क्या होता। तो कविता जोड़ती है, साहित्य जोड़ता है। जो भारत भारती ने जो कहा, माखनलाल चतुर्वेदी की एक वो 6 पंक्तियां राष्ट्र का उन्वान बनकर के खड़ी हो गई कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। लेकिन कहाँ चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सरसरूं सौभाग्य पर इतलाऊं, चाह नहीं है देवों के सिर पर है संपट डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आए वीर अनेक। जिंदगी की परिभाषा है, साहित्य देता है। और सिया राम तुलसी कहते, कविता कहती है कि सिया राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म, संपूर्ण में ईश्वर का निवास है, कण कण में ईश्वर का निवास है, इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी। मैं सबकी अभ्यर्थना करता हूँ, सबकी वंदना करता हूँ। कविता कहती, कबीर कहता है, और कबीर क्या कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर फूकने का मतलब आत्मचिंतन है, जो हमारे शरीर का चिंतन रखे। सर्वे भवन्तु सुखिना के दास कबीर का झोपड़ा गौ कट्टन के पास, करेगा जो भरेगा, तू क्यों है उदास है? मैं थोड़ी गाय काट रहा हूँ या मैं थोड़ी मांस बेच रहा हूँ, घास कबीर की जो। और वही कबीर कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर। कविता किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखती, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करती है, और वो उद्घोष करते हुए यही कहती है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर।
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मुसलमान कवि रहीम क्या कहता है? भारतवर्ष की भावनाओं को निरूपित करता है। आज हम जो अलगाव की भावनाओं को देखते हैं, वो उनकी भावनाओं को देखो तो समझ में आएगा। वो कहता है कि प्रभु आप तो वृक्ष हैं, आप क्या हैं? वृक्ष है। और हम क्या हैं? जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध हैं, हम उस वृक्ष के पुष्प हैं, फल हैं। तो सुनिए विटप प्रभु, देश को कहता है कि सुनिए विटप प्रभु, पुहुप तिहारे हम, राखिए हमें तो शोभा राउरी बढ़ाई। हमें रखोगे तो आपकी सुंदरता और शोभा और श्री का वर्धन करेंगे। राखिए हमें तो शोभा राउरी बढ़ाई है। तजिए वृक्ष से, वृक्ष तो देश ही हो गया, तजिए वृक्ष से तो न चारों कछु, तो विवश है न चारों कछु। आप अपने वृक्ष से अलग करेंगे तो हम विवश हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो तजिए वृक्ष से तो विवश है न चारों कछु, लेकिन जहां जहां जई हैं वहां दूनी छवि छाई है। अब फूल है तुम्हारे तो क्या है? तो सुरन चढ़ेंगे, नरवरन चढ़ेंगे। सुकवि रहीम हाथ हाथ ही बिकाई हैं, देश में रहेंगे। तुमने निकाल दिया ना, परदेश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, किसी वेश में रहेंगे, पर आपके कहाँ आएंगे, आपके कहाँ आएंगे। तो ये जो हमारे एकात्मता का भाव है, इसको कविता एकात्म रूप से जोड़ती है, और जोड़ते हुए उसे एकात्म मानवतावाद के रास्ते तक ले जाती है, दीनदयाल के पंथ तक ले जाती है। दीनदयाल का पंथ साहित्य से लगा करके राजनीति तक एकात्म मानवतावाद की जिज्ञासा को परिभाषित करता है। तो जब उसकी परिभाषा को परिभाषित करता है तो वह कहीं न कहीं जाकर के गांधी से मिलता है, और वह एक ही बात कहता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए। नरसिंह मेहता की भाषा बोलने लगता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो जो पीर पराई जान, कबीरा सोई पीर है। कबीर भी कहता, उसी बात को कबीर कहता है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। फिर गोसाई तुलसीदास कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पावस नरक अधिकार। खुली घोषणा करते हैं। शिक्षा जो है कभी दूषित नहीं होती, उसके पैटर्न जो पर आप सवाल पैदा कर सकते हो। हमारे यहाँ पर आश्रम पद्धति से शिक्षा चली थी। पिता अपने पुत्र को गुरु महाराज को सौंप आता था। आजादी के बाद तक से, जो आप भी आजादी के बाद या आपका जन्म हुआ हो या उसके पहले हो गया हो, लेकिन जब भी आप प्राथमिक या उसमें स्कूल में गए होंगे तो आपके माता पिता ने गुरुजी से यही कहा होगा कि गुरुजी आइए बच्चा आपका है, आप इसे दिखाए जितना दंड दें हम कोई शिकायत करने नहीं आएंगे। आज का अध्यापक यदि विद्यार्थी की बदतमीजी पर, लापरवाही पर, उसकी अवमानना पर यदि उसे एक थप्पड़ भी लगा देता है तो पुलिस में रिपोर्ट होती है। अभिभावक ही जो है वो उसे, और ट्यूशन का रोग लग गया। ट्यूशन का रोग ठीक वैसे ही रोग है जैसा अर्जुन और एकलव्य के बीच में था। द्रोणाचार्य उनके शिक्षक थे, ट्यूटर थे, और वो जो था मेधावी छात्र था, नीची कोम का था। उसको पढ़ाने लिखाने और शिक्षा दीक्षा देने से इनकार कर दिया गया था। प्रजातंत्र में सबको शिक्षित होने का अधिकार दिया गया है, और उस शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा किया, और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से हमने कई शैक्षिक रीतियों को जिया। मॉन्टेसरी पद्धति को जिया, रूसो की पद्धति को जिया, महात्मा गांधी की पद्धति को जिया, और अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी एक नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं जो व्यवसायोन्मुखी, जो आदमी को कर्मशीलता की प्रेरणा देती है, उसे सत्कर्म की ओर लगाती है। अगर उसका ध्यान बढ़ई में है, चित्रकारी में है, उसका मशीनों में है, तो उसे उस किस्म की शिक्षा से जोड़ने का उपक्रम नरेंद्र मोदी के इस शासन काल में शिक्षा के रूप में इस तरीके से परिवर्तित किया। शिक्षा में पहले जो होता था तो बड़ी बड़ी उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जाती थी, फिर सप्लीमेंट्रियां भी बांधी जाती थी, कुछ होता था, और फिर उसके बाद उसका निर्णय आता था। आज तब 100 में से 33 नंबर वाला पास होता था,
और वो 33 नंबर भी जुटाने में बड़ी तकलीफ प्राप्त होती थी। आज का विद्यार्थी जो है 100 में से 100 नंबर लिया था, 50 में से 50 नंबर लिया था। तो आज के विद्यार्थी में और पुरातन विद्यार्थी के बीच में जो अंतर आया है वो इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही आया। हमें उत्तर देना पड़ता था 3 घंटे के समय में, अब वो पर्चे 2.5 घंटे के हो गए। 3 घंटे के भी हों तो भी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जिसमें केवल हाँ ना यस नो में ही उत्तर देना पड़ते हैं, उसमें केवल टिक रखना पड़ती है। तो वो प्रश्न उत्तर है तो गणित की तरह आते हैं। अगर पूरा सवाल सही है और 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 नंबर उसे मिलना ही मिलना। तो वो यस नो के जो प्रश्नावली आती है और उसमें केवल टिक करना सच है या झूठ है या ये सही और असत्य उसके लगना है, तो उसमें 100 से 100 नंबर उठा रहा है आज का छात्र। तो उस 100 के 100 नंबर उठाने से उसकी योग्यता का पता लगता है। शिक्षा पद्धति में अभी जो नई रूप से लागू की गई जो शिक्षा है वो शिक्षा आज के विद्यार्थी के लिए लाभकारी है, क्योंकि अगर उसकी योग्यता किसी कर्म विशेष में जाने की है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, चिकित्सा विज्ञान में जाना चाहता है, कला क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वो उसी तरीके के पाठ्यक्रम को चूज करके अपनी श्रेणी का उपयोग कर सकता है। ये एक अच्छा काम हुआ है।